नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी चैप्टर का दूसरा भाग। यानी आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी के सिद्धांत एवं प्रकार के बारे में कि ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं या कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इस सिद्धांतों को प्रतिपादित किए हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और कंफर्म यूपी टेट में इससे 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, आम जानने के लिए भी, आप लोगों को जानने के लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगा कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से व्यक्तित्व बताए हैं और उसका विश्लेषण बताया है। कलर के आधार पे, पर्सनालिटी के आधार पे, बॉडी के आधार पे, शरीर रचना के आधार पे, तो बहुत सारे प्रकार के हम लोग यहाँ पे व्यक्तित्व पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू या जितने भी चैप्टर है वो मैं आपके सामने, आपके समक्ष लेके आता हूँ। टीचर वैकेंसी से रिलेटेड जो न्यूज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। करेंट के जो क्वेश्चन है वो भी आपको देता हूँ। ओके, तो ये बहुत ही बेहतर चैनल बनेगा आपके लिए अगर आप जुड़े रहें तो कभी निराशा तो नहीं लगेगी साथ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि व्यक्तित्व क्या है, किस प्रकार है, कैसे है। पूरा देखने के बाद अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत। मैंने इससे पहले व्यक्तित्व क्या होता है और डिफिनीशन इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप जरूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है हमेशा यूपीटेट में कि व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो सबसे प्राचीन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ओके, सबसे प्राचीन सिद्धांत व्यक्तित्व का कौन सा है? तो आइए हम जानते हैं। सबसे प्राचीन सिद्धांत है हिप्पोक्रेट्स का। किसका है? हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत है। ठीक, किस आधार पे दिया? बेसिस क्या था? तो रंगों के आधार पे दिया इन्होंने। किसके आधार पे दिया? रंगों के आधार पे। यानी बॉडी का जो कलर होता है ना, कलर के बेसिस पे इन्होंने व्यक्तित्व बताया। सबसे प्राचीन है, सबसे प्रथम है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को जानते हैं। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स ने किस बेसिस पे दिया? रंग के आधार पे दिया। तो जानते हैं पहला इन्होंने क्या दिया? पहला दिया कफ प्रवृत्ति वाले, कफ पित्त वाले, कफ पित्त वाले। ठीक है, कफ पित्त वाले यानी सांवले कलर वाले। इन्होंने जो नाम दिया उसको कहा कॉलरिक। क्या दिया? कॉलरिक। ठीक है, याद रहेगा। यानी हिप्पोक्रेट्स ने रंग के आधार पर दिया और सबसे पहला जो बताया वो है कफ पित्त वाले, यानी सांवले कलर वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। और इन्होंने जो नाम दिया उसको कहा कॉलरिक। ठीक है, क्या नाम था? कॉलरिक। ठीक है, जो हिप्पोक्रेट्स ने नाम दिया वो यही नाम दिया। ये हम अपने समझने के लिए हम लोगों ने इजाद करके उसके आधार पे हम लोगों ने अपना नाम रखा। ठीक, चलिए तो कैसे होते हैं ये, कैसे होते हैं? अगर कफ प्रवृत्ति की बात करें तो सिंपल भाषा में कहें तो ये संवेगात्मक रूप से, ठीक है, कैसे? संवेगात्मक, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, परंतु संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, परंतु शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। ठीक है, याद रखेगा, संवेगात्मक रूप से ये कमजोर होते हैं परंतु शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। ठीक, यानी इमोशनल ये अच्छे होते हैं। ठीक है, चुस्त होते हैं परंतु चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। अगर हम बात करें संवेगात्मक रूप से कमजोर होने का मतलब ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, नाराजगी जल्दी होता है। ठीक है, थोड़ा समझाया कि नाराज हो गए या कुछ बुलिंग कर दिया तो नाराज हो गए, ऐसी वाली कंडीशन इन्होंने बताया है। सामने कलर कफ पित्त वाले जो रोग होते हैं, पित्त मतलब शरीर का जो जो कलर होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। कॉलरिक कहा शरीर से बहुत मजबूत होते, ऐसा कहा चुस्त होते परंतु चिड़चिड़े स्वभाव के, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। इन्होंने
किसने कहा? हिप्पोक्रेट्स ने कहा। दूसरा इन्होंने बताया, काले पित्त वाले, जो काले रंग के होते हैं, काले पित्त वाले जो काले रंग के होते हैं, उसको इन्होंने कहा मेलांकोलिक। ठीक है। इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने कहा संवेगात्मक और शारीरिक दोनों से कमजोर होते हैं। संवेगात्मक व शारीरिक दोनों से कमजोर होते हैं। याद रहेगा, दोनों ही रूप में ये कमजोर होते हैं। यानी ये उदासीन व्यक्ति है, निराश व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, शरीर से कमजोर व्यक्ति है, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, यानी ये हर तरफ से दुखी, कमजोर, निराशवादी व्यक्ति होते हैं, सामयिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कमजोर माने जाते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? हिप्पोक्रेट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है पीले पित्त वाले। पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाले जो गोरे गोरे होते हैं, लिपोटर्मिक वाले, पीले पित्त वाले। फ्लैगमेटिक कहा है इन्होंने, फ्लैगमेटिक। ठीक है, फ्लैगमेटिक कहा। और ये कैसे होते हैं? इन्होंने कहा कि ये संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक व शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से दोनों में मजबूत होते हैं, दोनों में मजबूत होते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा कि जो गोरे लोग होते हैं, स्पेशली पीले पित्त वाले होते हैं, पीले कलर वाले होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अमूमन बहुत ज्यादा गोरा समझते हैं हम लोग, तो वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने, अपने इमोशनली को और बॉडी फिल्टर को, दोनों को संतुलित रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट है लाल पित्त वाले। लाल पित्त वाले या अधिक रुधिर वाले, ठीक है, जिसके लाल कलर होता है, उसको कहा इन्होंने सैंग्विनिक। क्या कहा? सैंग्विनिक। ठीक, और इन्होंने ये कहा कि ये संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हम भारतीयों के गुण कुछ ऐसे ही हैं, हम लोग भी लाल रक्त वाले में आते हैं, और हम लोग क्या है, शारीरिक रूप से भले कमजोर है, दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, यार आज तो तूफान मचा देंगे। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन है। तो इन्होंने चार भाग में डिवाइड किया रक्त के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने। कफ पित्त वाले, जिसे कॉलरिक कहा, ये सामयिक रूप से कमजोर होते हैं परंतु शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। दूसरा काले पित्त वाले मेलानकोलिक कहा, जिसे संवेगात्मक व शारीरिक रूप से कमजोर होती। पीले पित्त वाले संवेगात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और लाल पित्त वाले संवेगात्मक तरीके से मजबूत होते हैं परंतु शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इन्होंने चार भाग में कलर के आधार पर बांटा। ठीक, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम रंग के आधार पर किसी को बांट नहीं सकते। ये उस समय की पैदाइश है जब ये दास प्रथा हुआ करता था यूरोप में, और वहां उन्होंने इसी तरह के लोगों को देखा और उसके अनुसार अपना सिद्धांत दे दिया। बहुत ही प्राचीन सिद्धांत, क्वेश्चन आता है इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बार बार, वो आता है कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो बताएंगे हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत। ओके, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग दूसरा सिद्धांत देखते हैं, शरीर के बनावट के आधार पर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिखते भी चलिए साथ साथ में, अगर ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है क्रेस्मर के अनुसार। ठीक है, क्रेस्मर के अनुसार, काफी क्रेस्मर और सेल्डन काफी फेमस है। तो क्रेस्मर ने किस आधार पे दिया? शरीर रचना के आधार पे, शरीर रचना के आधार पे इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है, शरीर रचना के आधार पे। तो इन्होंने कितने भाग में बांटा? तो पहला है पिकनिक प्रकार, पिकनिक प्रकार याद रहेगा, पिकनिक प्रकार, जिसे इन्होंने, जिसे हिंदी में हम लोग गोल काय पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं? गोलकाय, पिकनिक प्रकार। कैसे होते हैं ये? अधिक चर्बी वाले होते हैं, गोल मटोल होते हैं, खाने के काफी शौकीन होते हैं, ठीक है, एकदम तंदुरुस्त मजबूत जो गोल मटोल टाइप होते हैं, चर्बी वाले होते हैं, उनको कहा है इन्होंने गोलकाय, पिकनिक प्रकार। ठीक है, याद रहेगा। अब इसका अगर बात करें कि व्यक्तित्व कैसा होता है, तो व्यक्तित्व जो होता है वो काफी बेहतर होता है, यानी ये सामाजिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, यानी विनोद प्रिय का मतलब होता है काफी खुशमिजाज होते हैं, मस्त रहते हैं अपने लाइफ में, विनोद प्रिय होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं यानी किसी से भी बातचीत करने के पक्षधर होते हैं, हमेशा मस्त मस्त मौले इंसान की तरह रहते हैं, ये बातचीत करते रहते हैं, खुश रहते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, ओके, आराम तलब होते हैं, आराम तलब होते हैं, आराम तलब होते हैं, और साथ ही लोकप्रिय भी होते हैं। भाई बहिर्मुखी होते हैं, मस्त रहते हैं, हर जगह बात करते रहते हैं, खुशमिजाज होते हैं, तो जाहिर सी बात है लोकप्रिय तो होंगे, लोग जानेंगे भी, खुश रहेंगे इसलिए जानेंगे भी। तो ये वाली चीजें लोकप्रिय भी होते हैं। तो ये कौन है? पिकनिक प्रकार, किसे का? पिकनिक प्रकार का। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा एथलीट प्रकार, ये इसलिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश चीज है, लेकिन आता है क्वेश्चन इसी तरह से। एथलीट प्रकार, ये देवनागरी भाषा में लिख के पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। एथलीट प्रकार सुडौल का, क्या कहा? सुडौल का है, ठीक है। एथलीट प्रकार सुडौल का, ये कैसे होते हैं? बिल्कुल तंदुरुस्त शरीर वाले, फुर्तीला, सशक्त शरीर वाला, सशक्त अस्थि पंजर वाला, मजबूत मांसपेशियां वाला, ऐसे लोग होते हैं। विराट कोहली टाइप, ऋतिक रोशन टाइप, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो एथलीट प्रकार के, जिसका शरीर बहुत मस्त होता है, हड्डियां मस्त होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो सशक्त अस्थि पंजर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पूरा शरीर संतुलित होता है, ठीक। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसमें आते हैं? एथलीट प्रकार में आते हैं, या एथलीट प्रकार में आते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, कैसा होता है, तो ये होते हैं सुखी, सुखी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है, दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, ठीक, यानी जो सोचा है ना वो करके रहते हैं, ऐसे वाले कैरेक्टर इनका होता है, ठीक है। फुर्तीलापन होता है, फुर्तीलापन होता है, ठीक है, फुर्तीलापन होता है, यानी ये काफी मजबूती तरीके से अपना काम करते हैं, आशावादी होते हैं, आशावादी होते हैं, ठीक है, यानी हर चीज जो इन्होंने सोचा है ना वो करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, हर तरीके से। ये समायोजित होते हैं, समाज में किससे बात करना है, क्या बात करना है, किस तरीके से बात करना है, ये सब आता है, यानी ये कॉन्फिडेंस होते हैं अपने जगह पे, ओके। तो ये कौन से होते हैं? ये इनका होता है, ठीक है, किसका? एथलीट प्रकार का, सुखी होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, फुर्तीलापन होता है इनमें, फुर्तीलापन होता है, ठीक, यानी जो सोचते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, आशावादी होते हैं, समाज को लेकर समायोजित होते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका शरीर एथलीट प्रकार का होता है, हड्डी मजबूत, मांसपेशियां मजबूत, चौड़ा सीना, ठीक है, यानी ऋतिक रोशन या विराट कोहली जैसे। विराट कोहली ज्यादा पसंद होंगे आप लोगों को, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट जो है वो कौन से, ठीक, उसको कहते हैं एस्थेनिक प्रकार, एस्थेनिक या लेप्टोसेमेटिक, लेप्टोसेमेटिक प्रकार, ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षणिक कार्य, क्षणिक कार्य, ठीक है, क्या कहते हैं? क्षणिक कार्य, ओके। ये काफी लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, सीना छोटा होता है, पेट पीठ से लगा हुआ होता है, यानी इतने पतले दुबले होते हैं जिनको आधी आदत तो बचाते हैं कि भैया उड़ ना जाना, ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा ये कैसे होते हैं। बहुत ही पतले दुबले लोगों को हम लोग क्षणिक काय कहते हैं, यानी एथनिक या लेप्टोसेमेटिक टाइप के लोग कहते हैं। अब ये होते कैसे हैं? ये होते हैं शर्मीले,
कैसे होते हैं? शर्मीले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय यानी अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक। शांत स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव मतलब शांति प्रिय ढंग से रहने का प्रयास करते हैं। असमायोजित होते हैं, ये समायोजित होते हैं, ये असमायोजित होते हैं, यानी समाज में अलग अलग रहने का प्रयास करते हैं, तो ये असमायोजित भी होते हैं। डन, समाज में अलग थलग रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कौन होते हैं? एस्थेनिक या लेप्टोसेमेटिक यानी क्षणिक काय वाले लोग होते हैं। समझ में आ रहा है? आप नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक। समझ में आया? एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, तो ये किसने कहा? क्रिसमन। अब इन्होंने एक और प्रकार बताया, लेकिन एक्चुअली में वो क्रिसमन ने नहीं बताया था, अलग से एक प्रकार जोड़ दिया गया, जिसमें जिसमें ये तीनों नहीं आते, तीनों के गुण अलग अलग पाए जाते हैं। एक थोड़ा सा मोटा भी होता है, थोड़ा सा स्लीक प्रकार भी होता है, थोड़ा सा पतला भी होता है, जैसे हम लोग सब आते हैं उस वाले फीचर में आते हैं, और उसमें इन्हीं सबके गुण भी सामने प्रस्तुत होते हैं। ओके, तो ये है। अब हम लोग बात करते हैं स्केलेटन की शरीर रचना सिद्धांत। भाई ये क्रिसमन का था, अब शरीर किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? स्केलेटन का, ठीक। स्केलेटन के शरीर रचना सिद्धांत, ठीक है। याद रखना क्रिसमन और स्केलेटन दोनों ने ही शरीर रचना सिद्धांत दिया, शरीर के बनावट के आधार पर। किसके आधार पर दिया? शरीर के बनावट के आधार पर दिया, ठीक। दोनों ने ही दिया था, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि शरीर के बनावट के आधार पर किसने दिया है? तो स्केलेटन, क्रिसमन ने दोनों दिया शरीर बनावट के आधार पर, ठीक है। तो कौन कौन दिया है इन्होंने, क्या क्या दिया है? तो पहला जो इन्होंने दिया है वो है एंडोमॉर्फिक। क्या दिया है? एंडोमॉर्फिक। याद रहेगा, एंडोमॉर्फिक हिंदी में इसे गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार, ठीक। और जो जो प्रस्तावित किया है, तो सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक दिया है, वो क्रिसमन का गोल का है, ठीक है। फीचर्स वही है जो क्रिसमन ने दिया है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी कहा है, ठीक है। वही चीज, मोटा शरीर, छोटा कद, अधिक चर्बी युक्त व्यक्ति, ऐसे लोग को इन्होंने विभिन्न प्रकार कहा है, और सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार कहा है, ठीक है। जो व्यक्तित्व उनका होता है, उन्होंने भी अपने ही साइज में अपने नाम के साथ वही व्यक्तित्व बताया है। स्नेहशील भी होते हैं, ये स्वभाव के साथ भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एंडोमॉर्फिक के बाद मीसोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक बस नाम नाम का अंतर है। मीसोमॉर्फिक जिसे इन्होंने कहा आयताकार, आयताकार। मीसोमॉर्फिक जो इनका एथलीट प्रकार है वही इनका मीसोमॉर्फिक है, यानी शरीर बिल्कुल आयताकार, बिल्कुल बेस्ट बैलेंस में होता है। आशावादी होते हैं, कर्मठ होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, स्नेहशील होते हैं, ऐसा व्यक्तित्व वाला होता है जो भविष्य में कुछ भी कर गुजरने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसा व्यक्तित्व इन्होंने मीसोमॉर्फिक कहा है, जो स्केलेटन ने अपने में कहा है, क्रिसमन ने एथलीट प्रकार में कहा। डन। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, डन। एक्टोमॉर्फिक जिसको इन्होंने लंबकार कहा है। क्या कहा है? लंबकार, ठीक है, डन। लंबकार यानी जो एस्थेनिक प्रकार है, इनका क्षणिक कार है, उसी को इन्होंने एक्टोमॉर्फिक यानी लंबकार कहा है, कि यहाँ पे जो पतले दुबले लोग होते हैं वो काफी चिड़चिड़ होते हैं, काफी गुस्सैल होते हैं, ठीक। अपने व्यक्तित्व को संभालने में असमर्थ होते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, ठीक। ये जो व्यक्तित्व है वो इन्होंने एस्थेनिक प्रकार और एक्टोमॉर्फिक प्रकार दोनों में बताया गया, ओके। दोनों ही सिचुएशन में क्रिसमन ने भी बताया और सेल्डन ने भी बताया। तो क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले पूछता है शरीर बनावट के आधार पे किसने अपना व्यक्तित्व बताया, तो याद रखिए क्रिसमन ने भी बताया है, सेल्डन ने भी बताया है,
तो दोनों ही ने सही बनावट के आधार पर सही रचना सिद्धांत दिया है। तो एंडोमॉर्फिक पिकनिक प्रकार का, मेसोमॉर्फिक क्रिस्मर का एथनिक प्रकार, एक्टोमॉर्फिक क्रिस्मर का एथनिक या लेप्टोस्मेटिक प्रकार दोनों ही सेम है। ओके, इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नोट डाउन भी करते रहिए, सबसे जरूरी चीज ये है, ठीक? और कुछ ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक बहुत कम है, लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है युग के अनुसार। युग के अनुसार युग किसके आधार पे दिया इन्होंने? तो सामाजिक कार्यों के आधार पे दिया। सामाजिक कार्यों के बेसिस पे दिया, या देखिए सोशल वर्क्स के बेसिस पे दिया है, ठीक? तो कौन कौन सा प्रकार इन्होंने दिया है? तो सबसे पहले इन्होंने दिया है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तीन प्रकार इन्होंने दिया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एब्योवर्ट, ठीक है? ये तीन भाग में इन्होंने दिया, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। बहिर्मुखी वो होता है जो अपनी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से आपके समक्ष ला देता है। अंतर्मुखी वो होता है जो अपनी पूरी बातें स्पष्ट रूप से आपको व्यक्त नहीं कर पाता। उभयमुखी वो होता है जो कहीं पे अपनी बातें रख पाता है, कहीं कहीं पे नहीं रख पाता, यानी कहीं ज्यादा बोलता है, कहीं नहीं बोलता। इस तरीके के लोगों को हम कहते हैं उभयमुखी। इन्होंने सामाजिक कार्यों के आधार पर बताया। तो बहिर्मुखी में जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनमें कौन कौन आता है? तो उनमें आते हैं शिक्षक, ठीक है? शिक्षक आते हैं, वकील आते हैं, ठीक? शिक्षक आते हैं, वकील आते हैं, ठीक? और इसी तरह से और भी पेशेंट जो कवि हैं वो सब आते हैं। अंतर्मुखी की बात करें, अंतर्मुखी में जो आते हैं वो है जज आते हैं, ठीक? इसमें नेता भी आते हैं, जज आते हैं, ठीक? जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, दार्शनिक, दार्शनिक आते हैं, ठीक? उभयमुखी में जिसकी जिसकी जरूरत होती है जब बोलने की तो बोलते हैं, ठीक है? हो गया? तो डॉक्टर आते हैं, उभयमुखी में आते हैं, ठीक? चित्रकार आते हैं, जब अपने चित्र के बारे में कुछ समझाना होता है तो समझाते हैं, जब बोलना होता है तब बोलते हैं। सन्यासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, यानी जब जरूरत पड़ती है तब ये लोग को बोलना होता है, ठीक है? तो ये उभयमुखी आते हैं, यानी बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी युग के अनुसार सामाजिक कार्यों के आधार पर इन्होंने दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। आप देखिएगा कि जो ऑप्शंस है, जो कार्य है, वो क्या बोलने वाला है, कब बोलने वाला है, या जरूरत पड़ने पर बोलने वाला है। ओके, तो ऐसे ही लोगों को सामाजिक कार्यों के आधार पर युग ने बांटा है। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइजेंक के लिए। आइजेंक, आइजेंक के अनुसार मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर भी दिया। मनोवैज्ञानिक गुणों के बेसिस पे इन्होंने दिया है, मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पे इन्होंने बताया। तो सबसे पहला जो अक्सर कंफ्यूज करता है आप लोग को वो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा युंग के बारे में, उन्होंने भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी दिया, इन्होंने भी दिया। तो अक्सर आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी है तो लगाया कैसे? तो जब अंतर्मुखी बहिर्मुखी अलग अलग आए तो आप लगाएंगे युग, लेकिन अगर एक साथ आए तब लगाएंगे आइजेंक, ठीक है? इन्होंने कहा अंतर्मुखी बहिर्मुखी बाइपोलर होते हैं, यानी अंतर्मुखी वाला व्यक्ति कभी भी बहिर्मुखी नहीं हो सकता और बहिर्मुखी वाला व्यक्ति कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकता, ठीक? जबकि युग ने उभयमुखी का कॉन्सेप्ट भी बताया कि जिसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों मिलता है उसे आप उभयमुखी कहते हैं। तो अगर कॉमा लगा के पूछ ले अंतर्मुखी कॉमा बहिर्मुखी
तो आप लगाएंगे युग को, अंतर्मुखी डैश बहिर्मुखी तो लगाएंगे आइजेंक को, ठीक, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लगाएंगे युग को, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी तो लगाएंगे आइजेंक को, ठीक है, बात समझ में आ रहा। यानी जहां पे हम एक करके पढ़ें वहां पे हमें आइजेंक को लगाना है, और जहां अलग अलग हो वहां पे हमें लगाना है किसको, युग को, समझ में आ रहा। चलिए, तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पे कहा कि जो अपनी बातें दिमाग खोल के रखे, दिमाग से विस्तृत होकर सोचे, उसको हम कहेंगे बहिर्मुखी, और जो इंट्रोवर्ट हो, जो अपने बारे में आंतरिक तरीके से एक सपना बोल ले और अपने सपने में जीने का प्रयास करे, उसको कहते हैं हम क्या, अंतर्मुखी। इन्होंने खास बताया है कि अंतर्मुखी जो होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो अपने सपने में रहना पसंद करते हैं, अपने सपने में से अगर कोई भी एंट्री करता है तो या तो क्रूर हो सकते हैं, या तो डेंजरस हो सकते हैं, या अगर कहे तो वो अपने में भी हार्म कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए बच्चा अगर अंतर्मुखी है तो ध्यान दें, बच्चे का अंतर्मुखी होना उचित नहीं है। ओके, चलिए, ये था आईडी के अनुसार मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। दूसरा इन्होंने दिया स्नायु विकृति, स्नायु विकृति एवं स्थिरता, ठीक है, स्नायु विकृति एवं स्थिरता। स्नायु विकृति का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर हो, यानी जिसकी एकाग्रता कम हो, एकाग्रता कम हो, जिसकी स्मृति कम हो, ठीक है, जिसकी स्मृति कम हो, यानी स्मृति मतलब मेमोरी कम हो, जिसकी मेमोरी कम हो, जो दूसरों के जो सलाह है उसको सहर्ष स्वीकार करे, जो सलाह है उसको मान ले, ठीक है, मान ले आसानी से, ये भी उचित नहीं है। किसी की भी चीजों को हम आसानी से मान ले कि हाँ भैया तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये स्नायु विकृति को प्रदर्शित करता है, यानी आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक। ऐसे लोग अक्सर देखा होगा दूसरे की कॉपी झांक के लिखते हैं। दूसरे की कॉपी झांक के लिखने का मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं वो क्या है। हम दूसरे की कॉपी को ज्यादा विश्वास रखते हैं कि वो सही निकला है, हम गलत निकले। ऐसे लोगों में स्नायु विकृति की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक। ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका अपने ऊपर भरोसा उतना ही जरूरी है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आपके स्नायु विकृति का पर्सनैलिटी कहलाता है। एक तरफ है स्थिरता, यानी जो मजबूत दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, अपने फैसले के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो स्थिरता वाले होते हैं। दूसरी तरफ स्नायु विकृति वाले, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ये समाज में रहते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि ये स्नायु विकृति वाले लोग मनोविकृति की तरफ चले जाए, जो नेक्स्ट इन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट बताया तीसरा मनोविकृति, मनोविकृति, मनोविकृति एवं पराअहम। पराअहम याद रखिएगा, इन्होंने सुपर ईगो की बात कहा है इन्होंने, ठीक है। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है उसके आधार पर उन्होंने पराअहम का यहाँ पे यूज किया। मनोविश्लेषण सिद्धांत कमेंट करके बताइएगा किसने दिया है मनोविश्लेषण सिद्धांत, वो भी काफी फेमस है। तो उनका जो पराअहम का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक। तो जो मनोविकृति है, मनोविकृति को इन्होंने क्या कहा है, मनोविकृति को इन्होंने मानसिक रोग की संज्ञा दिया है। याद रखिएगा, किसकी संज्ञा दिया है, मानसिक रोग की संज्ञा दिया है मनोविकृति को, ठीक। और कहा है कि इसमें क्षीण स्मृति होती है, क्षीण एकाग्रता होती है, और जो विचलन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। यानी यहाँ पे जो जो बालक होता है वो कहीं ना कहीं क्रूर बन जाता है, ठीक है। यानी स्मृति तो कम होती है, स्मृति तो कम होती है, ये क्षीण हो जाती है, ठीक है, ये क्षीण हो जाती है, और बाकी सारी चीज भी, एकाग्रता भी कम हो जाता है, एकाग्रता भी कम हो जाता है, एकाग्रता भी कम हो जाता है, और आक्रामकता की भावना आ जाती है, आक्रामकता की भावना आ जाती है। आप लोग
अपरिचित मूवी जरूर देखे होंगे। अपरिचित मूवी में जो दिखाया गया है, जो डबल कैरेक्टर ले लेता है और मारता फिर भूल जाता है, वही चीजें यहाँ पे मनोविकृति के साथ भी होता है। जैसे किसी बच्चे को बार बार एक ही बात से टीज किया जाए तो एक दो बार वो झुंझलाएगा, तीसरी बार वो गुस्सा करेगा, चौथी बार वो हो सकता है समाप्त कर दे खुद को या आपको, ठीक है, वो मनोविकृत हो जाएगा और 15 मिनट बाद वो खुद भी भूल जाएगा कि करना क्या किया क्या हमने। ठीक, तो मनोविकृतिक लोग समाज में ही उपलब्ध होते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते। ये डेंजरस होते हैं, ये कत्ल करने के बाद भूल जाएंगे कि क्या किया। तो लाइव डिटेक्टिव केस में इसे पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि इनके दिमाग में सपोर्ट ही नहीं किया, वो थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर कांड हो गया। तो ये चीजें होती है मनोविकृति, समाज में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये डेंजरस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करते, और खासकर तब जब सामने वाला चिढ़ रहा हो। कुछ दिन तक सही है, लेकिन अगर एक दिन उसने बहुत तेजी से गुस्सा के बोला है तो समझ जाओ वो धीरे धीरे स्नायु विकृति में आ गया और स्नायु विकृति वाला बहुत जल्दी मनोविकृति में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, किसने बताया, ये बताया आइजेंक के मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। डर आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक के अनुसार किसके आधार पे इन्होंने दिया, इन्होंने दिया चिंतन एवं कल्पना के आधार पे, चिंतन एवं कल्पना के आधार पे, चिंतन एवं कल्पना के आधार पे इन्होंने 3 भाग में डिस्क्राइब किया है। पहला प्रत्यक्ष विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, दूसरा स्थूल विचारक और तीसरा सूक्ष्म विचारक, ठीक है। इन्होंने कितने भाग में बांटा, 3 भाग में, जैसे प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक और सूक्ष्म विचारक, ठीक। यानी मूर्त चीज, जो चीज है मूर्त, उसके बारे में जानकारी रखना प्रत्यक्ष विचारक कहलाता है। मूर्त रूप के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना स्थूल विचारक कहता है, और जो चीजें हैं उसकी छोटी छोटी बारीकियां जान लेना भी सूक्ष्म विचारक कहलाता है। यानी एक बारीक से बारीक चीजों को जानने वाला भी सूक्ष्म विचारक कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए हम कहीं जाने वाले हैं और बैग पैक कर रहे हैं, तो बैग में कुछ भी उठाया और भाग लिया, भर के निकले, आधा चीज बचा है आधा चीज छूट गया, ऐसे विचार को कहते हैं प्रत्यक्ष विचार, ठीक। जितनी चीजें यूज की चीजें हैं सब कुछ अच्छे से हमने तय करके रख लिया, इसको कहते हैं स्थूल विचार। और कुछ ऐसे भी चीज हैं जो शायद काम ना आए लेकिन गलती से आ सकता है, जैसे दवाएं हो गए या बाकी सब चीजें, ऐसी भी चीजें बारीक बारीक चीजें भी उसके बैग में मिल जाएगा, कोई भी चीज उसे छूटेगा नहीं, ऐसे लोगों को कहते हैं सूक्ष्म विचार, ठीक। यानी समझ गए, जो चीज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष चीजों के बारे में, मूर्त रूप चीजों के बारे में अगर जानकारी रखें तो प्रत्यक्ष विचारक मूर्त रूप के एक सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना, यानी ये मार्कर है, मार्कर से मार भी तो सकते हैं लिखने के अलावा, ठीक। तो ये भी जान लेना और इसके और भी पहलुओं को जान लेना हम स्थूल विचारक कहते हैं। सूक्ष्म विचारक में उसके बारीक से बारीक उसके अदर कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेना सूक्ष्म विचारक कहलाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। यानी ये बहुत ही सिंपल कि चिंतन और कल्पना के आधार पर इन्होंने बात बताया कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कितने प्रकार के हैं। भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात करें, भारतीय दृष्टिकोण से कितने प्रकार के हैं, तो भारतीय दृष्टिकोण से 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक है भारतीय दृष्टिकोण से सतोगुणी व्यक्ति, दूसरा है रजोगुणी व्यक्ति और तीसरा है तमोगुणी व्यक्ति। ये है भारतीय दृष्टिकोण से। सतोगुणी यानी राम जी वाले कॉन्सेप्ट से, जिसका आदर्श व्यक्तित्व, चरित्र अच्छा हो, एकदम नैतिकता जीवन जिए, उसको कहते हैं सतोगुणी, ठीक। रजोगुणी में यानी 50% ये अच्छा होता है, 50% ये बुरे होते हैं, ठीक। यानी थोड़ी बहुत गलतियां कर लेते हैं, ऐसे को रजोगुणी, कृष्ण जी वाले जो पक्ष होते हैं वो रजोगुणी में आते हैं। तमोगुणी में राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। इन्होंने यहाँ पे लोभी, क्रोधी, आलसी, ज्यादा सोने वाले, इन सब को कहाँ रखा है, तमोगुण में रखा है, ठीक है। किसमें रखा है, तमोगुण में रखा है।
डन। इतना समझ में आया। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार राम जी वाला कैरेक्टर जो है सत्वगुण में, कृष्ण जी वाला कैरेक्टर जो रजोगुण में, और राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो है वो तमोगुण में रखा है। ओके, और आज का लास्ट हम देखेंगे लिंग के आधार पे, जो आजकल काफी पूछा जाने लगा है, लिंग के आधार पे कितने प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पे कैनन ने बताया, कैनन किसने बताया? कैनन ने बताया लिंग के आधार पे। ठीक है, ठीक। लिंग कह रहे हैं ग्रंथियों के आधार पे, ग्रंथियों के आधार पे। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पे यानी ग्लैंड्स के बेसिस पे इन्होंने बताया। अब ग्लैंड्स के बेसिस पे कितने बताए हैं? तो पहला है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। और तीसरा है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल जो ग्लैंड्स है उसके बारे में इन्होंने बताया। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गर्दन में होता है थायराइड, और यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता तो व्यक्ति दुबला पतला हो सकता है, नाटा हो सकता है। याद रहेगा, अगर नहीं निकलता तो व्यक्ति दुबला पतला, नाटा और मंदबुद्धि हो सकता है। याद रखिएगा, थायराइड की वजह से बच्चा अगर नहीं निकलता है तो नाटा हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है। ठीक है, दुबला पतला हो सकता है, दुबला पतला हो जाता है। यानी थायराइड का निकलना, थायराइड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमाग में होता है, शरीर में होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है, तो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो व्यक्ति का कद नाटा हो जाता है। ठीक है, सॉरी, अगर नहीं निकलता तो नाटा हो जाता है, और निकलता है तो बहुत लंबा हो जाता है। याद रहेगा, शारीरिक बनावट के आधार पे पूछेगा, शरीर के रचना के आधार पे, मतलब शरीर को बहुत ज्यादा फेरबदल करने के आधार पे कौन सी ग्रंथि कारगर होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नहीं निकलता तो नाटा, और निकलता है तो बहुत ज्यादा लंबा। यानी बैलेंस में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि हमारे जो किडनी है उसके ऊपर इस तरीके का होता है यहाँ पे। तो जब हम लोग पानी नहीं पीते तो ब्लड का जो प्रोटीन वो ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो यहाँ से एडिनल ग्रंथि रिलीज होकर उसमें वाटर सप्लाई करते हैं। तो जब ये रिलीज होता है तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा आता है, तो स्वभाव को कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है वो एड्रिनल ग्रंथि है। रिलीज ना हो तो आदमी स्वभाव से अच्छा रहता है, अगर रिलीज हो तो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा होना, ये जो चीज है वो होना है, यानी व्यक्ति झगड़ा हो जाता है। सिंपल बात में कहता हूँ। ठीक, तो ये ग्रंथियों के आधार पे किसने कहा? कैनन ने कहा। तो हमने आज इसी के बारे में पढ़ा, तो प्रकार और कितने प्रकार होते हैं या कितने सिद्धांत होते हैं, किसने किसने किस किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बताया। आपने भी आज बहुत सारे व्यक्तित्व को जाना होगा कि कौन कौन व्यक्तित्व किस तरीके का व्यक्तित्व है। ठीक, आप किस में आते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।